बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दृश्य पढ़। हम लोगों ने सेल वेरिएंसेस पढ़ लिए और कुछ पास पेपर्स देख लिए थे। मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस से पहले अभी हमारे पास दो चीज़ें मैंने आपको और बतानी है। लेक्चर नोट्स पे आ जाओ, यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि मैंने मेन लेक्चर नोट्स पे चीज़ें नहीं लिखी हुई, तो अभी हम लिख लेते हैं, आप लोग नोट कर लें। हेडिंग बना लें, वेरिएंस विद प्रोसेस कॉस्टिंग। वेरिएंस विद प्रोसेस कॉस्टिंग, बल्कि वेरिएंस ओके, पहले ये लिख लें, वेरिएंस विद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। वेरिएंस विद कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। अगर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में वेरिएंस आ जाए, या वेरिएंस कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में आ जाए, या वेरिएंस के टॉपिक में मुझे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करना पड़े, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले फॉर्मेट बना देता हूँ, फिर अगर कहेंगे उर्दू इंग्लिश में कुछ लिखवा दें तो वो लिखवा दूँ। जब हम कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बनाते हैं, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में क्या होगा? सबसे पहले ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है, ये कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, तो ओपनिंग फिनिश गुड नहीं आएगा, ओपनिंग का रॉ मटेरियल आएगा। ओपनिंग के रॉ मटेरियल में कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स आ रहे होंगे, ऐसी है। हाँ, रॉ मटेरियल ओपनिंग में जो आएगा, परचेजेज में जब परचेज करेंगे ऑब्वियस पे उसको कन्वर्ट भी तो करेंगे ना फिनिश गुड में, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल हमारे पास ओपनिंग पड़ा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में, और इसके बाद जो हम डायरेक्ट मटेरियल लगाएंगे, ठीक है, तो ये प्राइम कॉस्ट बन जाती है। डायरेक्ट लेबर को ऐड करने के बाद डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये प्राइम कॉस्ट बन जाती है। इसमें ऐड करते हैं FOH, फिर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर बन जाती है, ठीक है जी। तो इसमें ऐड करेंगे हम वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, ऐसे ही है ना, ऐसे ही करते हैं ना। फिर क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस करेंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा कंप्लीट, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड जो होगा ये फिनिश गुड होंगी ना जो प्रोड्यूस की हैं। बस समझ आ रही मेरी? फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे फिक्स ओवरहेड कॉस्ट। मेरी बस यहाँ पे इस पर 80 आने वाली। ये जो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट है, आपको पता है आज से पहले हम फिक्स ओवरहेड कौन सा लेते थे? OAR वाला। और आपको पता है मार्जिनल में तो फिक्स आता ही नहीं, मार्जिनल में तो वेरिएबल तक कहानी रह जाती है। जब हमें वेरिएंस में कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करना होगा, तो याद रखिएगा ये फिक्स ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल होंगे। ये एक्चुअल होगा, ये एक्चुअल फिक्स ओवरहेड होगा, बजटेड नहीं होगा। अगर ये एक्चुअल आ गया तो बताए अब अंडर और ओवर आएगा? ये एक्चुअल है, क्या अंडर और ओवर आएगा? सो देयर इज नो under or over applied, because we are using actual fixed overhead। इंग्लिश में काम चल जाएगा या उर्दू में लिखवा दूँ? इंस्टेड ऑफ
applied fixed overhead which is on the basis of OAR fixed OAR। समझ लगी मेरी बात? ये पहली बात। तो जब नहीं आएगा ना फिर, अच्छा देयर इज नो नहीं लिखा मैंने, बोला शायद मैंने देयर इज नो अंडर ओवर अप्लाइड। जब हमने एक्चुअल ले लिया तो फिर अंडर ओवर तो ख़त्म हो गया ना, कि अंडर ओवर क्यों होता है, मार्जिनल एक्चुअल में जाता है और एब्जॉर्प्शन जो है वो अप्लाइड में जाता है, तो दैट्स वाई अंडर ओवर आता है। अब हमने जब लिया ही एक्चुअल है, सो देयर इज नो अंडर ओवर अप्लाइड, कोई अंडर ओवर अप्लाइड नहीं हुआ क्योंकि हमने अब एक्चुअल कर ली। ये पहली वाली वेरिएंस विद कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, इतना ही है। समझ लगी मेरी बात? अगली हेडिंग वेरिएंस विद प्रोसेस कॉस्ट। अगर वेरिएंस प्रोसेस कॉस्ट में आ जाए तो क्या करेंगे? चलिए, तो वेरिएंसेस हमें यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। नंबर 1, पहले हम क्या किया करते थे, नाउ आप क्या करेंगे? मटेरियल वेरिएंस, दो में चेंजिंग आएगी। और एक मटेरियल में चेंजिंग आएगी और एक लेबर के वेरिएंस में चेंजिंग आएगी। मटेरियल में हम लिखा करते थे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और अगर हम बात करेंगे हमारे पास रेट चेंज हो रहे हैं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे हम यूज़ किया करते थे। और अगर हम स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट की बात करें, ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट आ गया, बस समझ आ रही है? एक्चुअल क्वांटिटी और ये एक्चुअल रेट हमारे पास आ गया। ये हम मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा करते थे। बात समझ आई मेरी? इस तरह जब हम लेबर का फॉर्मूला लिखते थे तो स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट, सब कुछ रिमेन सेम, सब कुछ रिमेन सेम। आपको पता है ना कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम खुद फाइंड करते हैं, है ना? स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम खुद फाइंड करते हैं। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे आते हैं? बस ये वाली बात। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम खुद फाइंड क्या करते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला
स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला अगर मैं आगे ओपन करूँ, सिर्फ बाकी सब कुछ सेम है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसकी इक्वल होती थी? स्टैंडर्ड रेट। और इसी तरह यहाँ से होता है स्टैंडर्ड आवर हम खुद कैलकुलेट किया करते थे, तो स्टैंडर्ड आवर का अगर फॉर्मूला ओपन करूँ तो क्या होता था? स्टैंडर्ड आवर, ठीक है। ये फॉर्मूला था, कोई नई बात तो नहीं। ये पास्ट इसलिए मैंने पास्ट लिखा हुआ, इसमें मैंने पास्ट लिखा हुआ। नाउ क्या करेंगे? नाउ क्या करेंगे? ईपीयू की मटेरियल याद है? ईपीयू की मटेरियल के यूनिट्स, बस ये काम करेंगे, एक्चुअल यूनिट की जगह ईपीयू के मटेरियल ले लेना है। बाकी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले वाला ये वैसे ही रहेगा, बस ये फर्क है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले वाला, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही रहेगा। से ये चेंज आया, सिर्फ ये चेंज आया। ये सेम है, बस सिर्फ जब वेरिएंस प्रोसेस कॉस्टिंग में आएगा, एक्चुअल यूनिट नहीं लेने, एक्चुअल यूनिट मटेरियल के ईपीयू लेने कि वो एक्चुअल होंगे, बस ये फ़र्क है। अगर सारी कहानी ना सुनाता ना, सिंपल ये कह देता जो एक्चुअल यूनिट्स हैं वो ईपीयू से उठाने, बस एक्चुअल यूनिट इज इक्वल टू, ये सारी कहानी मैंने आपको एम ही सुनाई। अगर आप मैं ये कह देता वेरिएंस विद प्रोसेस कॉस्टिंग ये है, एक्चुअल यूनिट इज इक्वल टू ईपीयू, ख़त्म कहानी, बस ये करना, ये है सिर्फ। बाकी सारी इसलिए सुनाई ताकि आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट पहुंच जाए क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। तो फिर बताएं यहाँ से कैसे आएगा, नीचे वाला कैसे आएगा? फिर ईपीयू का कन्वर्जन ले लेंगे। अगर लेबर का अपना है, अगर लेबर का अपना है तो वही लूँगा, आपको पता है ज़्यादा तक वो होता नहीं है तो कन्वर्जन का ले लूँगा, और बाकी कोई चेंजिंग, सिर्फ ये चेंजिंग था। डन हो गया। यहाँ तक कोई मसला? एक और बात, ये पहली वाली बात हो गई। बात नंबर 2, अगर सवाल में इफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इज गिवन, आपको पता है जब ओपनिंग प्रोसेस गिवन हो तो कौन जिंदा होता है? 5 को और F को जिंदा हो जाते हैं। तो अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए तो जब हम ईपीयू बनाते हैं तो आपको पता है ईपीयू 2 स्टाइल से बनता है, एक FIFO से और एक FCO से बनता है और एक FIFO से बनता है। याद रख लें हमेशा FIFO यूज़ करेंगे, ऑलवेज यूज़ FIFO। FIFO से क्वेश्चन पॉसिबल नहीं रहता, ऑलवेज यूज़ FIFO। इग्नोर इन क्वेश्चन, क्वेश्चन को इग्नोर, इसको इग्नोर करेंगे, FCO को इग्नोर कर देंगे। बल्कि और अच्छा लिख लें, ऑलवेज यूज़ FIFO, आगे ओनली लिख दें, ओनली लिख दें ताकि इसकी गुंजाइश न रहे। FCO कभी भी यूज़ नहीं होगा, सिर्फ FIFO ही यूज़ होगा। या तो मेरी बात मान ले, या तो ये क्यों इग्नोर होगा, यही क्यों यूज़ होगा, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ।
क्वेश्चन करवा दूं छोटा सा, एफ को यूज हो ही नहीं सकता, करने की कोशिश करेंगे पर होगा नहीं। और पास पेपर जितने भी देख लें उसने सारे फाइफो से पूछे होंगे, एफ को से नहीं पूछे, क्योंकि एफ को से पॉसिबल नहीं है। करवा दूं एग्जाम्पल एक, करवा देता हूं। होना तो वरना ऐसे ही है, ठीक है, कर लें कर लें कर लें, जेन में आ रहा है, एग्जाम्पल कर लेते हैं कि वाई इग्नोर एफ को एंड वाई यूज 5। स्टैंडर्ड कार्ड कॉस्ट बना लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा किस पे होता है, पर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। तीन हजार है, 60% कंप्लीट है। एक्चुअल कॉस्ट पर आ जाए, फिनिश गुड प्रोड्यूस्ड, मान लें आपके पास है 8,000 यूनिट्स और लेबर ने जो काम किया है इस बार लिख लीजिएगा, शायद नोट्स में नहीं। लेबर ओवर वर्क जो है वो किए हैं 30,000 कर, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है छोटा सा, ईपीयू बनाना है इसका, बनाएं जरा ईपीयू बनाएं इसका। ये आसान है, अभी इस एग्जाम्पल 2 में मुश्किल, ओपनिंग इसमें नहीं है तो एफ को से बनेगा, आपको पता है। जल्दी जल्दी यार, ये आसान है, इसमें मुश्किल नहीं है। मैंने यहाँ से बस एक छोटी सी बात सिखानी, फिर आगे निकल जाना है।
आ जाए जरा यार। यूनिट्स कंप्लीटेड कितने हैं? कितने यूनिट्स कंप्लीटेड? यूनिट्स कंप्लीटेड कितने निकले? 7,000। 1000 में से 300 निकल गए। यूनिट्स कंप्लीटेड कितने? 7,000। ठीक है, बल्कि और गलती ना करें हम, हमेशा FIFO से बनना है। सो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो नहीं है, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड भी वही हैं, क्योंकि ओपनिंग नहीं है तो 7,000 ही निकल आएंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा कितना? और 7 वाला 1800। ठीक है, ख़त्म कहानी। क्या आंसर आया? 10,000 8800। क्लियर होगी मेरी बात? यही है। अच्छा, अब यहाँ से जो चीज़ समझानी है वो सुने ज़रा, यहाँ से जो चीज़ समझानी है वो सुने। मान लें कि जब मैं कैलकुलेशन कर रहा होता, जब मैं कैलकुलेशन, अच्छा मटेरियल में देखे कोई मसला नहीं है, मटेरियल में कोई मसला नहीं है। 10,000 इनपुट 10,000 था, 10,000 के 10,000 के ऊपर मटेरियल लग गया, मटेरियल के इशू नहीं है मुझे। लेबर पर है, जब मैं लेबर का ये वेरिएंस कैलकुलेट करूँगा, ये वाला स्टैंडर्ड आवर वाला, कौन सा? स्टैंडर्ड आवर वाला। एक्चुअल यूनिट इंटू स्टैंडर्ड आवर आएंगे, एक्चुअल यूनिट इंटू स्टैंडर्ड आवर आएंगे। अच्छा जी, जब हम कैलकुलेशन करेंगे स्टैंडर्ड आवर की, तो स्टैंडर्ड आवर में क्या यूज़ करूँगा? पुराना वाला कह रहा हूँ, एक्चुअल यूनिट ये यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा? एक्चुअल यूनिट इंटू स्टैंडर्ड आवर। सही है, ये हम यूज़ करेंगे ना। तो आंसर कितना रहेगा? एक्चुअल यूनिट देखें कितने हैं, फिनिश गुड प्रोड्यूस कितने हैं? 8,000। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया होगा 8,000, और स्टैंडर्ड आवर कितने हैं? 4। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया होगा 4। ये स्टैंडर्ड आवर ऐसे कैलकुलेट हुए हैं, है ना। ये पास्ट था, पुराना हम ये करते थे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पुराना हम ये किया करते थे, पर अब क्या करेंगे? नाउ क्या करेंगे? नाउ क्या करेंगे? स्टैंडर्ड आवर कैसे आ जाएगा? एक्चुअल यूनिट 8800 लेंगे, इंटू 4 करेंगे, ये करेंगे। तो ये गलत वाला है। मेरी बात समझ आई? और समझाऊं? और समझाऊं? थोड़ा सा और समझाने दे, थोड़ा सा और समझाने दे। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 18,000 एक्चुअल यूनिट के ऊपर कितना आवर्स लगे। हालांकि हमने काम 8,000 यूनिट पर नहीं किया, हमने तो हकीकत में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले जो यूनिट्स हैं उनके ऊपर भी तो काम किया है ना, वो 8,000 में नज़र नहीं आ रहे। बात समझ आ रही है? ये जो एक्चुअल फिनिश गुड प्रोड्यूस हुए 8,000 है, हालांकि कन्वर्जन देखें 8 पे नहीं लगी है। क्या कन्वर्जन 8 पे लगी है या 88 पे लगी है? तो बताएं, एक्चुअल परफॉर्मेंस लेबर की मैंने वेरिएशन निकालनी है ना। अगर मैं 8 ले लूँगा तो 800 की तो मैं जानबूझ के वेरिएशन डालना चाह रहा हूँ, फंसाना चाह रहा हूँ किसी को। ठीक है,
क्या मैंने एक्चुअल कन्वर्जन 8,000 पे लगाई या 88 पे लगाई? तो दैट्स पे हम स्टैंडर्ड आवर 8800 का लेंगे, वरना अगर 8,000 लें तो ऐसे लगे ना 8,000 बनाने के लिए कितना वक्त लगेगा, 8 4 30, यानी कि हमने तो 32,000 घंटे दिए थे, हालांकि हमें 32,000 घंटे नहीं देने चाहिए थे, हमें कितने थे, 8 16 24 32, हमें तो 35,200 देने चाहिए थे, हमें तो 35,200 घंटे देने, मल्टीप्लाई करके आंसर पता क्या था, 35,200 घंटे देने चाहिए थे। तो मैंने यहाँ पे 32,000 घंटे दिए, मैंने घंटे कम दिए हैं यहाँ से, मुझे ज़्यादा देने चाहिए थे, ये रीज़न है इसकी। डन हो गया। चलें अब ये पहले वाला केस था, ये पहला वाला केस, ये पहला वाला, अब दूसरे वाला केस पर आ जाए, एग्जाम्पल 2। सेम एग्जाम्पल ये रहेगी पर थोड़ी सी हम चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल 2, लेबर आवर यही है, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, पहले सवाल आसान था, अब थोड़ा सा ट्रिकी करना है, तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को अब शामिल कर लेते हैं, फिर देखते हैं 5 से क्यों होता है और FCO से क्यों नहीं होता। ठीक है, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में हमारे पास 1000 हैं और कितने परसेंट कंप्लीट कर लें, जी 80% कंप्लीट कर लें पिछले प्रोसेस से। ठीक ठीक ठीक, 80% कंप्लीट कर लेते हैं। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मान लो फिलहाल नहीं है। ठीक है, फिनिश गुड हमारे पास बाकी सेम ही है, बाकी सेम ही रखते हैं। चले आ जाए, क्या चेंजिंग आएगी, पहले 5 से करते हैं, पहले 5 से करते हैं। 5 में आ जाए, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के कितने यूनिट्स हैं, 1000, जो कि 80% कंप्लीट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपको पता है यहाँ पे तो कुछ नहीं आता, यहाँ पे तो कुछ नहीं आता ओपनिंग, और यहाँ पे 20% आएगा सिर्फ, तो कितना आ गया, 200, 200 आ गया। क्लोजिंग हमारे पास नहीं है, तो बताएं आंसर कितना आया, 7000, ना ना, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड कितने यहाँ पर हैं, ज़रा टोटल करें, भाई आउटपुट कितना है, 16,000, 16,000 है ना, तो 16,000 में से 1000 माइनस करें, 15,000 आया। अच्छा ये 15,000 या 30,000 का बहुत फ़र्क आ रहा है, करीब करीब ले जाएंगे, सॉरी ये कितना लिखा था मैंने यहाँ पे, 30,000, अच्छा इसको भी करीब करीब उठा के ले जाएं, इसको भी करीब कर लें, चलें 30 इसको रहने देते हैं। एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस हमारे 15,200, 18,000 फ़र्क ज़्यादा है, इसको ले जाएं 14,000 पे ले जाएं। ठीक है, क्लियर। मटेरियल में कितने यूनिट्स लगे, और यहाँ पे 15,000, 15
1200 लगे। यहाँ तो कोई मसला। ये हम करेंगे FIFO में, तो ये हमारे पास आ गया पार्ट ए, FIFO। पार्ट बी इसका। अब अगर एफको से करें तो क्या सीन होगा? इसका मतलब एक्चुअल यूनिट्स कितने थे? 14,000। तो मटेरियल के लिए 15,000 लेंगे और कन्वर्जन के लिए 15,200 लेंगे। ठीक है, ये फर्क आ जाएगा। पार्ट बी में आ जाएंगे FIFO क्यों, एफको क्यों नहीं लेंगे? एफको में आ जाए। एफको में कंप्लीटेड यूनिट्स आते हैं। एफको में हमारे पास आ जाएंगे कंप्लीटेड यूनिट्स। ठीक है, वो कंप्लीटेड यूनिट्स कितने आएंगे जनाब? 16,000। कितने आ रहे हैं? 15 और 1 16। और तो नहीं आएगा क्योंकि ओपनिंग में तो यहाँ पे आना ही नहीं है। अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया, अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इसका मतलब हुआ क्या? हम एक्चुअल में जब मटेरियल के एक्चुअल यूनिट उठाएंगे 16,000 उठाएंगे एफको में, हालांकि 16,000 नहीं 15,000 हमें एक्चुअल में उठाने मटेरियल में। बात समझ आई? जब हम कन्वर्जन लगाएंगे तो हम ये कहेंगे कि 16,000 यूनिट्स पर कन्वर्जन लगाएं, वो कहता है 14,000 पे लगाएं। बात समझ आ रही है? और हालांकि जो कन्वर्जन लगी है 15,200 पे के ऊपर लगी हुई है। यहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ ही नहीं रहा होता। जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं आ रहा होता तो हम क्या करते हैं? सिर्फ FIFO को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को कंसीडर करके चलता है, ये इग्नोर करके चलता है। ये ओपनिंग ये क्या एफको में ये पता चल रहा है पिछले साल जो यूनिट नहीं बने हमने उनके ऊपर कन्वर्जन कितनी लगाई? नहीं, क्योंकि एफको तो ये बताता है कि जो यूनिट्स कंप्लीट हुए, आउटपुट 16,000 का है ना, आउटपुट 16,000 का है, तो 16,000 पर, क्योंकि 1000 मान लो आप ये कहें सर देखें एफ को ओपनिंग को भी तो कंसीडर कर रहा है, एफ को ओपनिंग को भी तो कंसीडर कर रहा है, और जो इनपुट आया इस साल उसको भी कंसीडर कर रहा है, पर ये कंसीडर रॉन्ग कर रहा है। ये कह रहा है जो पिछली बारी से क्लोजिंग के जो 1000 ओपनिंग आए वो 1000 के ऊपर कन्वर्जन लगा, हालांकि 80% तो कन्वर्जन पिछले में लग चुका था। तो असूलन कितना लगना चाहिए? 20 लगना चाहिए। वो FIFO बता रहे हैं, तो FIFO ज्यादा रियलिस्टिक है अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए। और अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं, आपको पता है FIFO एफ को ही नहीं है, 5 को एफ का, तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर तो देखो यहाँ ये चलेगा, ये चलेगा, फिर ये चलेगा। यहाँ तक देखें कोई मसला? इन दोनों को जरा देखें और फिर देखें कोई मसला है तो मुझसे पूछें। सो ये ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है। ठीक हो गया, चले आगे। चलो, सवाल पे आ जाओ।
जैक एंड जील ऑटम 15। सवाल आ गया जल्दी से। वेरियंस विद प्रोसेस आ गया। सवाल पे आ जाओ। Jack and Jill manufacture various products. Follow information pertaining to one of its main product. स्टैंडर्ड कार्ड किस पे है? तो अच्छी बात है, हमें चाहिए भी पर यूनिट। ये स्टैंडर्ड कार्ड बनाया है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट और ये रुपीस पर यूनिट तो बनाया है, दोबारा भी बना सकते। फिक्स ओवरहेड आ गया, बजट 3 मिलियन है और बेस क्या है? डायरेक्ट लेबर आवर, तो इसको इससे डिवाइड करके फिक्स ओ आर आ जाएगा। स्टैंडर्ड के बाद एक्चुअल डेटा आ गया। अब एक्चुअल डेटा में जब प्रोसेस कॉस्टिंग आएगी, आपको पता है एक्चुअल डेटा ईपीयू से बनेगा। यहाँ पे आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का डिज़ाइन नजर आएगा। ओपनिंग, स्टार्टेड, ड्यूरिंग, ट्रांसफर टू फिनिश गुड, क्लोजिंग, मटीरियल प्रोडक्शन, लेबर वेरी, मटीरियल आर एडिड, क्योंकि ये प्रोसेस कॉस्टिंग है तो प्रोसेस कॉस्टिंग कहानियाँ होंगी। मटीरियल आर एडिड बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस फॉर द ईयर, लॉस अप टू 3%, नॉर्मल, हाउएवर लॉसेज आर डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, इसका मतलब इंस्पेक्टेड स्टेज भी है। फिश टेक 90%, इसका मतलब 90% स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन आ गई। मैथ गेम खेलनी पड़ेगी। जे यूजेज फाइफो इंटरवेलेशन, और हमेशा फाइफो ही होगा, वो एफ को नहीं गए। एफ को कह भी दे, एफ को कह भी दे तो कोई मसला नहीं, एफ को से आप ईपीयू बना ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन आगे ईपीयू तो एफ को से बन जाएगा, लेकिन आगे सवाल पर यूनिट का गलत हो जाएगा एफ को से। ठीक है, क्या करना है? कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, ये तो पुराना काम है, ये तो मेरी ज़रूरत नहीं है इसमें। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स, ये सारे हमने कैलकुलेशन करनी है। डन हो गया, चले आ जाए जल्दी से ईपीयू बनाते हैं। जैक एंड जिल पर आ जाए। पहला वाला क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है? 8,000। इनपुट कितना है? इनपुट कितना बच्चों? 50,000 इनपुट। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 7,000। और इसके बाद क्या आएंगे? इंस्पेक्टेड यूनिट्स। और इंस्पेक्टेड यूनिट्स के बाद क्या आ जाएगा? नॉर्मल लॉस। देखते हैं क्या इंस्पेक्टेड यूनिट्स क्या ले, आज मैथ गेम खेलें। ओपनिंग की परसेंटेज कितनी है? 80, क्लोजिंग की 60, और इंस्पेक्टेड यूनिट्स की कितनी है?
इंस्पेक्टेड यूनिट्स की कितनी है 90, तो 80 के बाद 90 आता है, यस ऐड कर लेंगे, इसने तो आना ही आना है, 60 और 90 आता है, यस इसने माइनस होना ही होना है, तो देखें यही मेरा इंस्पेक्टेड यूनिट्स बन जाएगा। कितने आते हैं 51,000, और नॉर्मल लॉस कितना हुआ 3%। आंसर बताएं क्या था 1530, ये 3% हमारे पास आ गया। चेक करें आगे क्या है सवाल में, फिनिश गुड्स भी हैं, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, ठीक है, आउटपुट 48 है, फिर एबनॉर्मल और एबनॉर्मल गेन आने वाला है फिर एबनॉर्मल लॉस आ रहा है कितना, बैलेंसिंग आ जाएगा 1470, ये आंसर आ गया। सबसे पहले क्या आ जाएगा 80% है तो 20% आ जाएगा 4000, 1600, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड पे आ जाए। चालीस हजार, यहाँ तो कोई मसला बच्चों, चालीस हजार आ गया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 7000, परसेंटेज क्या चल रही है 60 और 100, जी 60 पे क्या आया एबनॉर्मल लॉस, 90, जी आंसर बताएं। ओ गलत लिख लिया यार, एबनॉर्मल लॉस 1470 है, साथ वाला क्या है
टोटल कर ले। 7 वाला 1 2 1 2 3 डन हो गया। सो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, गलती ना हो। ये एक्चुअली यूनिट्स हैं। नेक्स्ट आ जाए, वेरिएंसेस कैलकुलेट करनी है। वेरिएंसेस के लिए स्टैंडर्ड कार्ड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, स्टैंडर्ड कार्ड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़रा बाहर है तो हम अपना ही बना लेते हैं। स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट यहाँ पर आ जाएगा, यूनिट्स आ जाए, ज़रा तीनों को ढूंढे। बस वहाँ से देख देख के मिलते हैं 5 40 200 5 40 1 हैं 1.5 आवर 80 120। वेरिएबल भी इसी की बेस पे होती है, देख लो ज़रा। फैक्ट्री ओवरहेड 130% ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर, ये डायरेक्ट लेबर आवर के 130% पर है, और उसमें से फिक्स हमारे पास कितना है 3 मिलियन। इसका मतलब वेरिएबल ओवरहेड की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, वेरिएबल ओवरहेड की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, ठीक है। तो वो डायरेक्ट लेबर आवर है, और डायरेक्ट लेबर आवर 1.5 है, और फिक्स ओवरहेड भी डायरेक्ट लेबर आवर है। इसका मतलब तीनों का आवर्स लेबर वाले फॉलो होंगे, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल भी फैक्ट्री ओवरहेड जो है 130% डायरेक्ट लेबर, वो ये फैक्ट्री ओवरहेड टोटल वाला है, टोटल वाला, इसमें वेरिएबल का नहीं बता, लेकिन फिक्स पता चल गया तो फिक्स तो कंसिडर कर लेते हैं। फिक्स का वो ईयर आ जाएगा 73 मिलियन डिवाइड बाई 75,000, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। तो वेरिएबल मिस है, वेरिएबल का रेट नहीं है मेरे पास। हेलो बच्चों, वेरिएबल का रेट मेरे पास नहीं है, ये रेट नहीं है मेरे पास, मिस है मेरे पास। आवर्स का तो बताइए,
इसका भी आवर्स का बताइए, ठीक है। इसका रेट भी मिस बच्चों, पर इसका रेट आ सकता है, इसका रेट आ सकता है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जनाब? 3 मिलियन डिवाइड बाय 75,000 आंसर। तो ये मेरे पास 40 आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया? 40 आ गया। तो ये 40 आ गया, यहाँ था कोई मसला? फिर उसने ये कहा ओवरहेड डायरेक्ट लेबर आवर का 130% ज़्यादा है, 130% ज़्यादा है, सही है, 130% ज़्यादा है। इसका मतलब ये होगा ओवरहेड इज इक्वल, टोटल ओवरहेड इज इक्वल टू 80 का 1.3, कितना? 104। अगर 104 टोटल है तो वेरिएबल ओवरहेड यहाँ से आ जाएगा। कैसे? 104 टोटल है, फिक्स 40 है, तो वेरिएबल कितना आएगा? कितना आएगा? 64। ये 64 फाइंड कर लिया। यूनिट्स पे लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही आंसर। फैक्ट्री ओवरहेड उसने कहा डायरेक्ट लेबर का 130% है, डायरेक्ट लेबर का 130% है। तो आप डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा, कोई मसला नहीं। क्योंकि मुझे रेट चाहिए होता है इसलिए मैंने रेट के ऊपर फोकस किया। अगर आप पर यूनिट से चलना चाहो चल सकते हो, मसला मुझे नहीं है कि है मुझे मसला। बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब 80 ना लो, पर यूनिट ले लो, उसको 130 से इंक्रीज करो, उसमें से ये रेट माइनस करो तो ये आ जाएगा, इसको 1.5 से डिवाइड करो तो रेट आ जाएगा, जैसे मर्जी कर लो। आपने पर यूनिट से किया है, हमने आवर से किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैथमेटिक्स आगे। अब जैसे आप पहुंचना चाहो पहुंच जाओ, मैं ज़रा आवर से पहुंचूँ, ये ज़रूरी नहीं था मेरे लिए 80 मल्टीप्लाई 1.3 करना, मैं ये भी कर सकता था 120 के साथ कर सकता था। चलो आ जाओ वेरिएंसेस पर, आ जाओ जो हमारा मेन काम है। अब सवाल मुश्किल तो नहीं था, सिर्फ प्रोसेस कॉस्ट, बल्कि सवाल तो ये आसान है। वैरायटियाँ जब ज़्यादा आ जाएं, मर्जर आ जाए तो सवाल आसान हो जाता है कि मुश्किल हो जाता है? मेरे ख्याल से आसान हो जाता है। एक सवाल के अंदर कम्प्लेक्सिटी लेवल ज़्यादा, जब दो तीनों को मर्ज करेगा तो बेसिक को मर्ज करेगा। चलें देख लेते हैं भी क्या मसला आता है, शायद आ जाए कोई वैरायटी आ जाए। पहले वाला आ जाए वेरिएंस, पहले वाले वेरिएंस कौन से? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, आए ज़रा फाइंड करें। जी, प्राइस में कौन वेरी करेगा? जनाब ढूंढ के लेकर एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी यूज, ये एक्चुअल रेट आ गया। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है?
अच्छा, हमें कौन सा वाला चाहिए, मटेरियल वाला चाहिए? ये एक्चुअल यूनिट्स हैं, ये क्या लिखे हुए हैं, ये एक्चुअल यूनिट्स हैं, यानी कि ये एक्चुअल यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स के ऊपर लगने वाला मटेरियल है, मटेरियल नहीं है। तो यहाँ पे नहीं देखना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था, यहाँ पे नजर आ जाए। अब वो हमें डाटा में से मिलेगा एक्चुअल केजी, एक्चुअल वाला कितना केजी लगे हैं, ढूंढ लो, मुश्किल नहीं, मिल जाएंगे। स्टार्टिंग इनपुट कितने, ये 50,000 केजी पड़ा हुआ है आपके पास, ये 50,000 केजी है, ठीक है। और ये 50,000 केजी हमारे पास आ गया। और एक्चुअल रेट क्या है इसका, और एक्चुअल रेट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन 48 पर केजी, दो रेट आ रहे हैं और तेरी खैर हुई। हाँ, तो एक्चुअल रेट दो आ रहे हैं। अब इन दोनों में किसी एक को उठाना होगा, दो दिन उठा सकते हैं, है ना। फाइफो चल रहे हैं, फाइफो चल रहा है ना, तो फाइफो वार हमारे पास चल रहे हैं। ये पर केजी आ गया और ये सारे के सारे वहाँ पर यूनिट्स पड़े हुए हैं। यूनिट्स भी यही हैं हमारे पास, फिर केजी भी यही होगा। चीज़ें मिसिंग है, चीज़ें मिसिंग है, ढूंढ के लानी पड़ेंगी। 38 ये यूनिट्स हैं, नहीं ये पैसे हैं ना, ये पैसे हैं। ये जो 38 हैं, बात गौर से समझनी, ये जो 38 हैं ये एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होके पैसे बने होंगे, ऐसे बना होगा ये। और ये भी एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होके बना होगा, सही। और एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज हुआ मुझे नहीं पता, ये वो ये है, वो ये क्वांटिटी, इन दोनों का टोटल बनेगा और ये सवाल में मिस है, ये भी मिस, ये भी मिस, मुझे पहुंचना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है, इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी। बताएं कितनी क्वांटिटी आती है, पहले वाले की कितनी आती है, ऊपर वाले की 50,000, हाँ ये चाहिए मुझे। दूसरे वाले की तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई, 2.5 लाख, ये यूज करूंगा, ये है मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी। ये मेन सवाल में समय लग जाए, इसको उठा के वर्किंग में ले जाए, वर्किंग में ले जाते हैं मेरे ख्याल से, यहाँ से नहीं समय लगता, सही है। जब हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहा तो हमें पता चला ये एक्चुअल क्वांटिटी तो मिस है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक स्टार लगा लिया कि तुम स्टार से आओगे। जब स्टार पर आए, स्टार पर आए तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रेट कितना था और पैसे कितने थे, दूसरे का रेट क्या था, और रेट, तो ये आप लोगों ने बैलेंसिंग फाइंड किया होगा, ये बैलेंसिंग आया होगा कितना, 50 और दूसरे का 2 लाख, तो यहाँ से मुझे पता चला 2.5 लाख आया, कितना आ गया। और इन दोनों कॉस्ट को ऐड भी कर दो,
10 क्या 103 के ठीक है। और आपको मैंने बताया था 5 और F को हो तो एक्चुअल होता है। तो कह सकता हूँ ये हमारे पास एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आ गई। इसका नाम क्या है? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। चलो सारा ही कम हो गया यार। ठीक है जी, अब आ जाए एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 2.5 लाख। स्टैंडर्ड केजी कितना लगा? 50। भाई मिक्स के साथ सवाल मुश्किल बन सकता है, सोचा था आसान ही होगा। नंबर कितने हैं इसके? वही मैं अच्छे खासे नंबर हैं यार। चलो 19 नंबर। आ जाए जरा। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है बच्चों? 2.5 लाख। ये 2.5 लाख कहाँ से आई? 17। इस 17 ये वाला मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट केजी कितना है? स्टैंडर्ड केजी कितना है यार? 5 kg। सॉरी स्टैंडर्ड रेट कितना है? 40। और ये वाला तो सारा गिवन ही है हमारे पास। ये तो गिवन ही है हमारे पास। आंसर बताएं क्या आता है? 3 लाख का एडवर्स आ गया। दूसरे वाले पे आ जाओ। कोई मसला है इसमें? मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब ईपीयू यहाँ पे ईपीयू आएगा, आपको पता है ये नहीं आता। ये मैं हमेशा बार बार लिख रहा हूँ, कभी भी मैं मिस नहीं कर रहा, ताकि आप लोग गलती से भी गलती ना करें। एक्चुअल यूनिट उठाएं आप ईपीयू वाले 48470। ईपीयू मैंने लिख लिया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 5 kg था इसका। और स्टैंडर्ड रेट आपको पता ही क्या है? क्या आंसर कितना आया? और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास? 2.5 लाख। जी लेबर पर आ जाए। क्या हुआ? क्या हुआ? 40। अच्छा ये नज़र रखा करो यार। तीसरा आ जाए। यही शॉर्टकट समय लग जाती है ना। रेट वेरी करेगा। एक्चुअल आवर ढूंढ के लेकर आए। एक्चुअल आवर 84 डिवाइडेड बाय
6048 डिवाइड बाई 84 कर दो। कैसे आया? 6048 कितना आंसर आया? 72। स्टैंडर्ड रेट कितना लेबर का? लेबर का स्टैंडर्ड रेट कितना है? स्टैंडर्ड रेट किधर बनाया? 80 हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट 80 का आ गया हमारे पास। एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट ढूंढ के लेकर आए। यही है 6048 ये सारा एक्चुअल डाटा पड़ा हुआ। ये एक्चुअल लेबर कॉस्ट आ जाएगी। आंसर सारे एडवर्स आ रहे हैं। फोर्थ वन, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। और आपको पता है कि स्टैंडर्ड आवर खुद ही नहीं आता, बनाते हैं एक्चुअल यूनिट इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो यानी कि ईपीयू आएगा यहाँ पे। ईपीयू में कितने आ रहे हैं? 47, ये वाला यूज़ करेंगे 4712 किधर गया? 47123 47123 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर कितने हैं? 1.5। रेट कितना है? 80 80 और एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर 72,000। जनाब यहाँ तक 1052880 105,280 यहाँ तक का मसला बच्चों क्लियर? कोई मसला यहाँ तक? नेक्स्ट आ जाए वेरिएबल पर। अभी 4 वेरिएंसेस पढ़े हैं और हमारे भी 5वां ये वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। रेट वेरी करेगा। एक्चुअल आवर 72,000 थे क्योंकि डायरेक्ट लेबर का आवर की बेस। स्टैंडर्ड रेट उठा लो कितना? 64 और एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट सवाल में गिवन है। ये सवाल में गिवन एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट। एक्चुअल वेरिएबल किधर गया? ये वेरिएबल एक्चुअल सारे एक्चुअल पे हैं। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल लेबर कॉस्ट, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, एक्चुअल फिक्स एफओएच कॉस्ट, ये सारे एक्चुअल में पड़े हुए उठा के 6350। आंसर बताएं।
एफिशिएंसी वेरिएंस में होता है आवर्स का चेंज आता है ना, आवर्स का चेंज आता है। वैसे वो रट्टे वाले फॉर्मूले सही रहते हैं, ये वाला सही है, किसने चेंज होना है? ये ज़रा याद रह जाते हैं, मुझे लगता है ऐसा। ये कभी भी नहीं आएगा, ये एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर से आएगा, और यहाँ और अब हमारे पास एक्चुअल यूनिट नहीं है, बल्कि ईपीयू आएगा। बल्कि मुझे तो यहाँ ईपीयू लिखना चाहिए, जो कि नहीं लिख रहा मैं, पर अब बड़े हो गए हम, कोई मसला नहीं है। कितने भाई? पीछे वाले चोरी करो, लेबर वाले चोरी कर लो, ये वाला लगना है, ये वाला। ये अगर आप मुझे टोटल आंसर बता देते हैं तो मैं यही लिख देता। रहने दो, अब मैं वही डिज़ाइन बनाऊंगा। डिज़ाइन पूरा बनवाओ। 471 47123 मल्टीप्लाई बाय, फिर मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल का स्टैंडर्ड रेट क्या है? वेरिएबल का स्टैंडर्ड रेट, ओह ये हमने लिखा क्यों नहीं यहाँ पे? 64। तुम तो बैलेंसिंग आए हो। देखा, आज इसने स्टैंडर्ड कार्ड में वैरायटी लगा दी एक। नीचे वाला आंसर 84192 एडवर्स आ गया। सातवें पे आ जाए, 2 मंजिलें रह गई हमारी। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्चुअल वाला तो सवाल में गिवन है, पहले वो तो लिखो सबसे पहले, जो सवाल में एक्चुअल वाला गिवन है। 2850 2850, ये तो लिखो जरा। बेस्टेड जल्दी से बताओ क्या आता है? बजटेड बताओ यार क्या आता है? स्टैंडर्ड में आ जाओ ना, स्टैंडर्ड कार्ड में आ जाओ, वहाँ पे बजटेड की इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड में होगी भाई। डायरेक्ट लेबर तो, ओह यार ये दिया हो यार फिक्स, ये 3 मिलियन गिवन है यार, ये बजटेड है। वो 130 पे था, 3 मिलियन। शुक्र है कुछ तो अच्छा होगा। 1.5 लाख का फेवरेबल आया। एंड द लास्ट वन इज फिक्स ओवरहेड। कौन सा वेरिएंस? जी बच्चों, कौन सा वेरिएंस? वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम। इस वॉल्यूम के 2 पार्ट हैं, एफिशिएंसी और कैपेसिटी। वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि जब ये जो आ गया तो वो क्यों करूँगा। और इसका मुकाबला कैसे करते हैं? अप्लाइड माइनस बजटेड। बजटेड ना कैलकुलेट करना, वो मैं कर दूंगा, ठीक है। आप अप्लाइड को काबू करो, सही है ना? ये तो हमें पता है यहाँ से क्रॉस, या ये तो यहाँ से आता है। अप्लाइड लेबर आवर के ऊपर भी आ सकते हो और पर यूनिट पे भी आ सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो, दोनों से आंसर सेम आएंगे, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा।
ये अप्लाइड फिक्स है, ये अप्लाइड फिक्स ओवरहेड आ गया ना हमारे पास, ठीक है। तो अप्लाइड फिक्स ओवरहेड कैसे आता है? ना 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 ना, स्टैंडर्ड आवर्स, रहने दो, तो हम पुराना वाला कर लेते हैं। एक्चुअल यूनिट इनटू स्टैंडर्ड आवर, ऐसी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, यही होगा। ये अप्लाइड ओवरहेड लिखे हैं, चलो सही है। और हालांकि ये मैंने ये लिखा हुआ स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट लिखा हुआ है, मैंने स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट लिखा हुआ है। एक्चुअल यूनिट कितने ईपीयू वाले? ये कैलकुलेशन मैंने की हुई है, ये कैलकुलेशन ये की है, एक्चुअल यूनिट स्टैंडर्ड आवर ये वाली, ये है बच्चों, ये स्टैंड आवर 41723 मल्टीप्लाई 1.5, क्योंकि वेरिएबल और लेबर और फिक्स ओवरहेड 1.5 के ऊपर ही है। तो क्या कर दूंगा मैं बच्चों, 47123 स्टैंड ओवर 1.5 है। स्टैंडर्ड रेट कितना है? फिक्स का स्टैंडर्ड रेट फिक्स्ड है, ये स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल का 40 मल्टीप्लाई कर दें, गेम ओवर। 17 ना, बस 40 से मल्टीप्लाई के सारे फड़काओ, क्या 2827380 माइनस कर दें और रिवर्स आ गया हमारे पास 1726, ओके सही है। सवाल डन। अच्छा, एग्जाम में आप ये करेंगे, ज़रा इधर आए, ज़रा एग्जाम में आप ये करेंगे कि ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, इसको करके ये लिखेंगे, फिर ये करेंगे एग्जाम में? नहीं, एग्जाम में ये करना है, इसको उठाना, ये लिखना, माइनस ये लिखना, डायरेक्ट आंसर लिखना, ठीक है। ज़्यादा फार्मूलाज को बताने की ज़रूरत नहीं है, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। सवाल डन। इस सवाल में देखें, कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पे कोई चीज़ पूछनी हो मेरे से पूछ लें। ये सवाल हमने कंप्लीट कर लिया, वेरिएंस विद प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर हमारा कल जो हम काम करेंगे वो मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे कल। उसके बाद परसों फिर मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, वो एक ही क्लास में हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस के पास पेपर कम है हमारे पास, वो पास पेपर सारे आपकी प्रैक्टिस में आएंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं करवा दूंगा क्लास में, वरना आप खुद से कर लें तो कर सकते होंगे। कोई मसला यहाँ तो ठीक है जी, इन्हीं को अच्छे से रिवाइज करिएगा सारे सवालों को, ठीक है। इसके बाद फिर सारे सवाल आपके हिस्से में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।